और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत जुस्ती और मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ। और क्या हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं? रामाशीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या करते हैं आप? मैडम मैं जम्मू से बोल रहा हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। ओके। यस, और अभी मैंने म्यूचुअल फंड में पिछले करीब एक म्यूचुअल फंड में ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड में मैंने पिछले 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट 5000 की SIP मेरी चल रही है। और एक मेरा दूसरी SIP मेरी ABSL डिजिटल इंडिया में है और 5000 की, और SBI मिड एंड लार्ज कैप में 5000 की SIP है और UTI फ्लेक्स कैप में 10,000 की है। तो ये जो ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड है मैम, इसमें मैम मैंने कुछ रिडीम भी किया हुआ है अभी कोई 1-1.5 साल पहले। लेकिन जो ABSL डिजिटल और SBI लार्ज एंड मिड कैप और UTI फ्लेक्सी कैप है, ये मैंने 7-8 महीने मतलब सितंबर 2021 में चालू किया था। और मेरा टारगेट मैम कोई 6 से 7 साल में मेरे को 25 से 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो क्या पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने सही म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगाया है कि नहीं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि क्या मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। मुझे ये जानना है कि आप निवेश बढ़ा पाएंगे? हाँ मैम, अभी मैं निवेश कोई 10% बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो वो भी मेरे को साथ में गाइड करें कि मतलब इसी फंड में, इनमें से जो चारों फंड मेरा चल रहा है, इसी में से मैं किसी में लगाऊं या कोई अदर फंड लेने की ज़रूरत है? चलिए, बहुत ज़रूरी है निवेश बढ़ाना सबसे पहले तो, जैसे कि समझ में आ रहा है आपके पोर्टफोलियो को देखकर। लेकिन जहाँ तक फंड मिक्स की बात है, हेमंत जी क्या सलाह होगी? इनके पास मौजूदा फंड्स कितने सही हैं और कितने रिस्की हैं आपके मुताबिक? देखिए कविता, अगर हम शुरुआती फंड से बात करें तो इनके पास, जैसा उन्होंने कहा कि 4 फंड है। एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक ABSL डिजिटल इंडिया फंड है जो बेसिकली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम ABSL डिजिटल को 1 मिनट के लिए अगर छोड़े, बाकी जो फंड्स हैं, मुझे लगता है जिस तरह के फंड्स आपके पास होने चाहिए, एक लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड, आई थिंक पोर्टफोलियो कंपोजिशन इनका काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं ABSL डिजिटल इंडिया की बात करूं तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक सेक्टर फंड है। इसमें करीब 80% पैसा जो है वो IT सेक्टर में जाता है और कुछ पैसा थोड़ा जो है वो ऑफशोर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है यहाँ पे। तो इसको आप सेक्टर थीमेटिक फंड बोल सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। मुझे लगता है ये सेक्टर ऐसा है कि इसकी परफॉर्मेंस आगे भी जाके अच्छी रहेगी अगर ये इसके अटेंडेंट रिस्क को समझ सके। ये थोड़ा एग्रेसिव है ऑब्वियसली कंपेयर टू जो बाकी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है नैरो होता है। बीइंग ए सेक्टर फंड वो ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इसमें रिटर्न का पोटेंशियल भी ज़्यादा है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। जैसे उन्होंने पहले कहा था 5 साल और अभी कह रहे हैं 6-7 साल, तो 2 साल में तो खैर काफ़ी फर्क पड़ जाता है जिस तरह का आप रिटर्न अपने पोर्टफोलियो से कमा सकते हैं। तो ये फंड के अगर अटेंडेंट रिस्क को समझें, इसको ठीक से मॉनिटर करें, तो ये फंड में बने रह सकते हैं। लेकिन ये फंड, अगर एक फंड जो इनके फंड में एग्रेसिव है वो ये वाला फंड है, इस पर थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए। जहाँ तक इनका टारगेट का सवाल है, 25 लाख का इनका टारगेट है। अगर ये कह रहे हैं 6-7 साल का समय है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ये कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। थोड़ी सी एग्रेसिव एजम्पशन करके चलनी पड़ेगी 11 या 12% की, पर जैसा उन्होंने पहले कहा था कि 5 साल, तो फिर वहां पे थोड़ा सा 5,000 रुपये उनको बढ़ाने पड़ते हैं। बट इनके पास अगर समय है 1 या 2 साल, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। पर जैसा मैंने कहा, एक फंड है जिस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए रामाशीष जी, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी को? यस मैम, एक सवाल मेरा और था कि क्या मैं इसमें कोई स्मॉल कैप ऐड कर सकता हूँ? हेमंत जी, आने वाले वक्त में आगे चल के क्या ये ऐड कर सकते हैं?
कविता, ये वाले गोल के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, और पहले जैसे मैंने पहले भी कहा, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो मुझे लगता है इस तरह के टाइम होराइजन के लिए वो एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। जैसा हम जानते हैं, इक्विटी बाय नेचर एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसको इतने कम समय के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी होगी कि अगर आप 6 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 साल का है। ऐसे में एक स्मॉल कैप फंड एटलीस्ट इस पोर्टफोलियो में तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपके पास 10 से 15 साल का समय है, अगर किसी और गोल के लिए काम करना चाहते हो, वहां पे डेफिनेटली एक स्मॉल कैप फंड आप रख सकते हो। चलिए रामाशीष जी, जो बदलाव आपको बताए गए हैं उन पर आप अमल करें। आगे बढ़ते हैं। अली शेख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्कार कविता जी। जी मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर के हैसियत से काम करता हूँ। अच्छा। आपका शो मतलब काफी 2 सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक जब मनी मंत्र जब चल रहा था तभी भी मैं देखता था। जी। और 2019 में ही मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरू करनी चाहिए थी, और मैंने एक फाइनेंशियल प्लानर भी हायर किया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट लाइक 6 मंथ से मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया हूँ। ऑलमोस्ट 7 फंड्स है, मैंने फंड्स तो भेजे हैं आपके पास। जी बिल्कुल, आपने भेजे मैं हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट मैं शुरू किया हूँ। मेरा 3 गोल है इससे। 10 साल 2035 तक का मेरा इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा, और हर साल मैं 10% के हिसाब से इंक्रीज भी करता रहूंगा। और मैंने अपने गोल को पार्ट में किया है। ऑलमोस्ट 2032 में मुझे 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ऑलमोस्ट 3 करोड़ लगेंगे बच्चों के पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और 2 करोड़ पकड़ लीजिए घर वगैरह के लिए। और रिमेनिंग जो अमाउंट होंगे वो मैं अपने लाइक रिटायरमेंट प्लान के लिए रखना चाहता हूँ, और बच्चों की शादी के लिए रखना चाहता हूँ। तो ये बताइए कि मेरा ये फंड सिलेक्शन जो है सही है, और एलोकेशन सही है कि नहीं, और मेरा गोल प्रैक्टिकल है कि नहीं। बहुत ग्रीडी नहीं हूं मैं, ऑलमोस्ट 10-11% भी मिले तो चलेगा, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन सही होना चाहिए। ये जरूरी है मेरे लिए। बिल्कुल, आपका कंसर्न हम समझ सकते हैं। 2019 से आपने एक सलाहकार की मदद से जो पोर्टफोलियो बनाया है, क्या वो अभी भी बरकरार है? क्या आप उसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने कुछ बदलाव किए हैं? नहीं, मैंने बदलाव किया है। उस वक्त कुछ और भी पोर्टफोलियो उन्होंने सुझाया था, और उसमें मैंने चेंज किया है कुछ। फंड मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 7 फंड है, तो उसको कम किया जा सकता है या उसी पे रहें, ये थोड़ा सा मतलब देखना जरूरी है। चलिए, तो 10 करोड़ रुपए ओवरऑल जो लक्ष्य है आपका, अर्नब जी कैसे हासिल होगा? मौजूदा निवेश रणनीति जो इन्होंने अपना रखी है वो कैसी है? फंड्स कितने सही हैं? देखिए, उनके पास जो उनका गोल है वो 10 करोड़ का है। वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक चीज है कि इसके लिए आज की तारीख से 13 साल दूर है। यानी कि पार्ट ऑफ द गोल 10 साल दूर है और बाकी का 13 साल दूर है, यानी कि इसमें काफी लंबा समय। तो पहली चीज तो ये होती है कि जब आपके पास इतना लंबा समय हो, तब इन गोल के लिए आप प्रीडोमिनेंटली इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जैसे आपका गोल नजदीक आए, तब आपको धीरे धीरे करके डेट में चले जाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डेट की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि जिस समय पर आपका एग्जैक्ट गोल आए, तब आपके पास पैसे हो उस गोल को मीट करने के लिए। लेकिन वो इस केस में दूर की बात है, क्योंकि आज की तारीख में उनको ये फोकस करना चाहिए कि मैं किस तरह से एक वेल्थ क्रिएट करूं और पोर्टफोलियो बनाऊं। इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो उनको तकरीबन 2.7 लाख रुपीस पर मंथ का निवेश करना होगा, अगर उनको ये गोल को रीच करना है तो। और आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूं कि वो ऑलरेडी 2.35 लाख पर मंथ निवेश कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि वो रेगुलरली 10% से अपना निवेश बढ़ाते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इनको अपने गोल को रीच करने में तकलीफ नहीं होगी। दूसरी एक बात यह है कि इन्होंने कहा है कि उनको एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन चाहिए, और वो नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये लंबा समय का गोल है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बीच में आपको ये इक्विटी पोर्टफोलियो में ऐसा समय आएगा जब आपको थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका गोल वेरी सिंपल है। आपको अपने समय पर पैसे के लिए, जब आप 2-3 साल उस गोल के आगे हो, तब जब आप डेट में अमाउंट कन्वर्ट कर देंगे,
तब वो गोल सेफ हो जाएगा, इन द सेंस कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। अब उनके पोर्टफोलियो की तरफ हम अगर आते हैं तो उन्होंने जो मिक्सचर ऑफ फंड सिलेक्ट किया है वो मिक्सचर सही है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। तो ये पूरा जो ओवरऑल एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसी प्रकार का पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है। इन एडिशन उन्होंने जो फंड्स भी सिलेक्ट किए हैं वो भी काफी सारे कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म में अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड है। तो मेरे हिसाब से इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आज की तारीख में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका गोल लंबे समय का है, 13 साल है, तो इसमें रेगुलरली हर साल उनको इसे मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अगर कोई 1-2 फंड का बदलाव करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और इन एडिशन इसमें आज की तारीख में कोई फंड कम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस साइज के पोर्टफोलियो के लिए जितने फंड्स चाहिए वो आज की तारीख में सही है। इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है और जो लक्ष्य अपने लिए डिसाइड किए हुए हैं, तय किए हुए हैं, वो आपके मुताबिक क्या महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं? मेरे हिसाब से ये महंगाई को भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि देखिए जो एक्चुअल एब्सोल्यूट अमाउंट है आप देखेंगे तो वो 10 करोड़ का है, तो वो शायद महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि एक बार गोल सेट करने से आप फिर उसे भूल मत जाइए, थोड़े थोड़े समय के बाद, यानी कि हर 2-3 साल एक बार गोल्स को भी रिवाइज कीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या ये अमाउंट जो मैंने तय की है क्या उतने की ही मुझे जरूरत पड़ेगी या ज्यादा पड़ सकती है। तो ये गोल मॉनिटरिंग भी उनको करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो आज की तारीख में अमाउंट सेट किया है वो उस समय भी वैलिड रहे। अली साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी कविता जी, एक और पूछना था कि ये जो 35,000 का जो शॉर्टफॉल यहाँ पे आ रहा है 2,70,000 पहुँचने के लिए, तो क्या मैं इंटरनेशनल फंड ऐड कर सकता हूँ वहाँ पे? अभी तो जैसे प्राक प्राइस का बंद हो गया है और SBI और एक्सिस ग्रोथ में पता नहीं ये कब शुरू होगा, तो अगर कोई ETF के जरिए कोई फंड अगर सेलेक्ट करना हो वो 35,000 उसमें ऐड करके मैं चालू कर दूं अगर, तो क्योंकि देखिए मेरे पास अभी इमरजेंसी फंड के हिसाब से मैंने 12 महीने का लिया ये SIP का अमाउंट, और मेरा जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो मैंने FD करके रख दिया साइड में, तो वहाँ मतलब वो मेरा इमरजेंसी फंड भी रेडी है। और अगर मान लीजिए कि मैं जब रिटायर होता हूँ आफ्टर 13 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो कंपनी से भी मुझे एंड ऑफ सर्विस जो मिलेगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ के लगभग मिलेगा, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ये पोर्टफोलियो जो सही से चलता रहे, यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो। अर्नब जी, पैसिव तरीके से क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी निवेश करना चाहिए या इनके पास और भी बेहतर विकल्प है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए ऑलरेडी इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक्सपोजर मिल ही रहा है, क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप SPI फोकस दोनों में आपको एक्सपोजर मिलता है। तो इनका जो स्पेसिफिक प्रश्न था कि क्या उनको एडिशनल फंड ऐड करना चाहिए फॉर द एडिशनल अमाउंट, मेरा आंसर है ना, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग फंड में ही ऐड कीजिए, क्योंकि उसी से आप नए इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भी इन्वेस्टमेंट ऐड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब देखते हुए उनको नया फंड ऐड करने की यहाँ पर आज की तारीख में जरूरत नहीं। चलिए अली शेख जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है और फिलहाल मौजूदा जो आपका निवेश है, अगर आप उसमें बढ़ाना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो उसमें ही आप निवेश बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद राहुल वत्स, हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। राहुल वत्स का सवाल का जवाब देंगे हेमंत जी, और हमें कहाँ भेज सकते हैं? एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें आपके सवालों का इंतज़ार होता है, 9619873567। ये वो नंबर है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को वीडियो के जरिए भी शो पर दिखाते हैं, यानी अगर आप चाहें तो अपना सवाल का वीडियो शूट कर सकते हैं और वो वीडियो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कीजिए। हम ये वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, हेमंत उस्तगी, अर्नब पंड्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब राहुल वत्स का सवाल मैं ले रही हूँ। राहुल नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो?
हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा के रोहतक से बोल रहा हूँ। और ओके। मैडम मैं एक आर्मी में जॉब करता हूँ। मैंने 2018 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और हाँ। मैम मैंने SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड में मैंने 1.5 लाख रुपए लमसम डाला था। और दूसरा कब डाला था ये? मैडम 2018 में। ओके ओके। हाँ, और मैडम मैंने बाकी SIP की है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड 3000 रुपये की मंथली SIP है। SBI फोकस इक्विटी फंड 5000 रुपये की SIP है मंथली। और कोटक अमर्जिंग इक्विटी फंड में 4000 रुपये की SIP है। और मैम ये कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है 3000 रुपये की SIP है मंथली। और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 5000 रुपये की SIP है। और मैंने एक निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड में 3000 रुपये की मंथली SIP की है। मैंने ये जी मुझे ये बताएं, जो आपने लमसम निवेश किया हुआ है वो किस फंड में किया है? नाम दोहराएंगे जरा। SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड में मैम। हाइब्रिड इक्विटी फंड में। इस पोर्टफोलियो के जरिए आपका लक्ष्य क्या है राहुल? क्या अचीव करना चाहते हैं? कितना कॉर्पस खड़ा करना है? मैडम मैं 10 से 15 साल में मैं तकरीबन चाहता हूँ कि ये 1.5 से 2 करोड़ तक हो जाए। और इसमें मैं घर बनाना चाहता हूँ और 2 बच्चों के एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए मैम। घर जो बनाना चाहते हैं वो 10 से 15 साल के बाद आपको कितने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आपने उसकी कैलकुलेशन की है? हाँ यस मैम, मैंने की है। मैं तकरीबन 40 लाख के करीब। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बाकी का जो कॉर्पस है वो काफ़ी होगा? यस मैम। चलिए ठीक है। फिलहाल 23,000 रुपये आप कर रहे हैं। निवेश बढ़ा सके तो ज़रूर बढ़ाइएगा, लेकिन फंड्स को लेके क्या करना चाहिए हेमंत जी? कहाँ क्या बदलाव करें? देखिए कविता, फंड से पहले मैं 1-2 चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक तो इन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया है बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अपने गोल्स को आप डिफाइन कीजिए, हर एक को कितना टारगेट चाहिए, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक वो प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज़ मैं चाहूँगा जिस पे थोड़ा ध्यान रखें। उन्होंने कहा है कि इनके पास टाइम होराइजन 10 से 15 साल है। देखिए जब आप 10 से 15 साल की बात करते हो तो 5 साल में बहुत फर्क पड़ सकता है दोनों चीज़ों पे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए अलग अलग गोल है, जैसा उन्होंने कहा उनका समय अलग अलग है, तो फिर मैं चाहूंगा कि अपने गोल्स को उस तरीके से डिफाइन करें कि कौन सा गोल 10 साल में, कौन सा गोल 15 साल में, ताकि दोनों का पोर्टफोलियो अलग बना के उसको सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके। तो आई थिंक एक ये फैक्टर है जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर मैं 15 साल ओवरऑल टाइम होराइजन यहाँ पे मान के चलूँ तो आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँगा कि इनकी फंड सिलेक्शन बिल्कुल सही है। सिर्फ 1 या 2 इश्यूज हैं जहाँ मैं चाहता हूँ थोड़ा ये ध्यान दें। जहाँ तक इनका डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, बहुत अच्छे से इन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है। उसमें 2 फ्लेक्सी कैप फंड भी हैं, एक फोकस फंड भी है, एक मिड कैप फंड भी है, आई थिंक एक मल्टी कैप फंड भी है। तो आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके का पोर्टफोलियो और जिस तरह का बैलेंस आपको तीनों सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज, मिड और स्मॉल में रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो आपका बायस जो है वो लार्ज कैप पे और मिड कैप पे होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने कुछ पैसा जो है लमसम वो एक हाइब्रिड फंड में लगाया है। एक तो 15 साल के लिए हाइब्रिड फंड मुझे लगता नहीं कि वो सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है करीब 10 या 15% से ऊपर नहीं होगा। उसमें भी अगर खाली 30% अगर डेट है तो ना तो किसी तरह की प्रोटेक्शन आपको दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो पैसा आपने वहां पे लगाया है इनको आप कोटक इमर्जिंग और SBI फोकस फंड में लगाइए। वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है। दूसरा, आपने एक निप्पॉन का एक मल्टी एसेट क्लास फंड में लगाया है। आई थिंक एज ए स्ट्रैटेजी हमेशा मल्टी एसेट क्लास में लगाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना प्रोपोर्शन नहीं है कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस का आपके पोर्टफोलियो को फायदा हो। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि निप्पॉन का ही जो मल्टी कैप फंड है उसमें अगर आप इस पैसे को मूव करें और वहां पे SIP करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये 2 बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने हैं। अगर मैं देख के चलूं कि आपका 23,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 15 साल का टाइम होराइजन है और आपने 1.5 लाख रुपए की एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो तकरीबन आप 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बना सकते हो। जैसा आपको कविता ने भी बताया, आई थिंक वो मैं भी उसको दोहराऊंगा कि कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप इस समय 23,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं,
आगे जाके थोड़ी थोड़ी जितनी रकम आप बढ़ा सकें तो बढ़ाइए, क्योंकि उससे बहुत काफी फर्क पड़ेगा आपका जो कॉर्पस आप बना पाएंगे। तो एक वो अगर डिसिप्लिन रखें कि इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाते रहें। दूसरी बात, इस 15 साल में काफी समय ऐसे आएंगे जब आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की, वही आपको ना कि सिर्फ टैकल करने में मदद करेगी बल्कि एवरेजिंग से आपको बहुत फायदा भी होगा। तो एक डिसिप्लिन बना के रखिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाइए। 2 चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, ये आप करें तो आपका जो ओवरऑल 1.5 करोड़ का जो कॉर्पस का जो बनाने का टारगेट है वो आप पूरा कर पाएंगे। चलिए राहुल, और कोई सवाल आपको पूछना है हेमंत जी से? मैम एक सवाल पूछना था कि मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP करने का इच्छुक हूँ, क्या वो सही फैसला हो सकता है मेरा? हेमंत जी, मुझे लगता है आज हर कोई स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है, क्या कहेंगे राहुल को? देखिए राहुल, स्मॉल कैप ऑब्वियसली काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ का, स्पेशली जब आपके पास 15 साल का समय है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये मार्केट का सबसे एग्रेसिव सेगमेंट है। अगर आप कुछ हिस्सा 10 से 10-12% अगर अपनी SIP का लगाना चाहें स्मॉल कैप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली लगा सकते हो। निपुण का स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड है, बट मेरा हमेशा यही मानना था कि अगर आप उसको ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव आ जाए तो थोड़ा सा इशू बन सकता है। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज मिड कैप तरह के जो फंड है इन्वेस्ट कीजिए, बट आपके पास समय है, आप अगर डेफिनेटली चाहें तो कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। ऑलराइट राहुल, उम्मीद करते हैं कि आप निवेश को बढ़ाएं, जो बदलाव हेमंत जी ने आपको बताए हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लागू करें। आगे बढ़ते हैं और अंकुर कौशिक अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। अंकुर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से बोलता हूँ। गुड़गांव से बोल रहे हैं। चलिए, गर्मी का क्या हाल है वहाँ पर? बहुत 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 ज़्यादा। सभी जगह यही हाल है। बताएं, आपने 30,000 का निवेश जारी रखा है और कब से कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट? 30,000 ना, लेकिन शुरू कब से किया है? ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं। 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको 2030 तक। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या कुछ बड़ा लक्ष्य है आपका 1 करोड़ का? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि 2030 तक जो 1 CR आपको इकट्ठा करने हैं, जमा करने हैं, कॉर्पस खड़ा करना है, क्या करेंगे उसका? वो एजुकेशन के लिए, और बेसिकली एजुकेशन हुआ और आगे फर्दर जो स्टडीज है बच्चे की उसके लिए, और हाउस मतलब। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास कुछ समय है वैसे तो 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए, लेकिन 2.5 साल से अर्णव जी ये निवेश कर रहे हैं। फंड्स जो जमा किए हैं पोर्टफोलियो में, बताएं क्या 1 करोड़ इकट्ठा करने के लायक हैं या इनको अपना मौजूदा निवेश थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, उनका गोल जो है जो थोड़ा एग्रेसिव है, इन द सेंस कि आज की तारीख से 8 साल और अगर 2.5 साल से कर रहे हैं तो ओवरऑल 10 इयर्स में इनको ये जो गोल अचीव करना है, तो वो 1 करोड़ का गोल है। मेरे हिसाब से इसके लिए उनको आज की तारीख में अराउंड 60,000 पर मंथ का निवेश करना होगा। अब अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अराउंड 30,000 है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है उसका आधा है। तो ऑब्वियसली उनको द टोटल अमाउंट जो निवेश कर रहे हैं उसको काफी बड़ी मात्रा में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाना होगा, और जल्दी बढ़ाना होगा, क्योंकि जो समय है वो आज की तारीख से बहुत लंबा नहीं है इन दैट सेंस, क्योंकि जैसे आप SIP करते हो तो धीरे धीरे करके ही आप बढ़ा सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो ये लार्ज कैप हैवी है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है, इसके अलावा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जहां पर अराउंड 80% लार्ज कैप में है। इसके अलावा 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, और उसमें से ये 2 फ्लेक्सी कैप फंड में भी अराउंड 75% टू 80% लार्ज कैप में ही है। तो लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो है, तो जिस प्रकार से उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव बनने की जरूरत है, मेरे हिसाब से ये एक जो इन्वेस्को का इनका ESG फंड है उसको बदल दे और उसकी जगह पे वो एक मिड कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, ताकि यहाँ पर थोड़ा और बैलेंस आए ओवरऑल पोर्टफोलियो में।
और वो अपने गोल की तरफ बढ़ सके। दूसरी बात ये है कि क्योंकि उनको उनका गोल स्पेसिफिक एजुकेशन और उसके लिए है, तो 1-1.5 साल पहले से ही उनको अमाउंट्स मूव कर देनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रीडोमिनेंटली इक्विटी पोर्टफोलियो ही है। तो यहाँ पर ये एंड डेट तक उनको ये कंटिन्यू नहीं करना है, पर लेकिन उसके पहले अमाउंट बढ़ाना है, एक फंड में बदलाव करना है और इसके साथ वो रेगुलरली इन्वेस्टिंग करते रहें और अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करते रहें एट अराउंड 6 मंथ के टाइम इंटरवल पर। अंकुर, क्या आपको सलाह समझ में आ गई है? कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अगर इसको इन्वेस्को को रिप्लेस करें तो आप अगर सजेस्ट कर पाएं आपकी जगह पे। अर्नब जी? जी, इन्वेस्को की जगह पे मेरे हिसाब से कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो एक मिड कैप फंड है वहां पर वो जा सकते हैं। ऑलराइट अंकुर, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। हेमंत जी बताएं, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको एक सफल निवेशक, एक सेवर भी बनना पड़ेगा। और सफल सेवर बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत है, यानी आपको बजटिंग फॉलो करनी चाहिए ताकि आप पहले सेव करें और फिर स्पेंड करें, ना कि पहले स्पेंड करके फिर उम्मीद करें कि कुछ आप सेव कर सके। तो आई थिंक दोनों में डिसिप्लिन रखिए, सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में, तभी जाके आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। अर्नब जी, आपका गुरु मंत्र? आपको अपना हर एक निवेश एक गोल के साथ जोड़ना होगा। इससे काफी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि एक आपके हर एक गोल के लिए कौन सा निवेश उसके लिए अप्रोप्रिएट है, दूसरा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस गोल की तरफ, और तीसरा एक जो पीस ऑफ माइंड आता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने कोई भी निवेश ऐड कर दिया पोर्टफोलियो में और फिर एंड में ये तय करना आपको रहेगा कि कौन सा निवेश किस गोल के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल को एक स्पेसिफिक निवेश के साथ लिंक कीजिए, आपका पूरा प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का है वो आसान हो जाए। चलिए, तो ये निवेश गुरु मंत्र हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में लागू करने हैं, शामिल करने हैं। आपका पोर्टफोलियो चाहे किसी भी लेवल पर पहुंचा हो, आपने शुरुआत ही की हो या काफ़ी एडवांस स्टेज में आप पहुंच चुके हो, कुछ बुनियादी बातें होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की जो आपको हमेशा गांठ बांध कर रखनी होती हैं, और वही हम आपको निवेश गुरु मंत्र बताते हैं। लेकिन चलिए, शो का आखिरी सवाल किशोर कुमार साहब का मैं लूँगी, और इन्होंने सोशल मीडिया पर हमें सवाल भेजा है। हेमंत जी, इनका जो सवाल है वो बहुत सिंपल सा है। इनको अपनी 3 साल में बेटी की शादी करनी है और उसके लिए इनको चाहिए 10 लाख रुपए। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ये आ नहीं रहे, वरना हम इनसे पूछ लेते कि कितना ये निवेश कर पा रहे हैं या अब तक उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्या स्टेटस है। लेकिन इस तरह के जो सवाल होते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी मायने रखते हैं, ख़ासतौर से उस समय हेमंत जी जब हम इस तरह के सिनेरियो में हैं जहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने की कगार पर ऑलरेडी आ चुकी है। हम देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि डिटेल्स की कमी है किशोर कुमार जी के सवाल में, लेकिन वो एक आम निवेशक भी जो इतने कम समय के लिए अपने पैसे पार्क इन करना चाहता हो, उसके लिहाज से भी मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्ट करके जवाब दीजिएगा। कविता, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सवाल बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि करंट सिनेरियो ऐसा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। एक तो इनका समय, इनके पास सिर्फ 3 साल का समय है। दूसरा, इनका जो गोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉटर की मैरिज के लिए इनको पैसा इन्वेस्ट करना है, और जैसा इन्होंने कहा कि ये लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ी सी राहत उसमें डेफिनेटली है क्योंकि इनके पास लमसम पैसा इन्वेस्ट करने का है। क्योंकि ये बात कर रहे हैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद उनकी इंटेंशन जो है वो ये है कि वो जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह, उनसे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिले। लेकिन रिस्क क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने की क्षमता इस समय पे उनके पास नहीं है, तो इनको बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए, एक तरफ तो आपके पास हैं जो डेट फंड्स हैं जिनकी मैच्योरिटी जो है या 2 या 3 साल, जैसे इसमें अगर मैं शुरुआत करूं ओवरनाइट फंड से, अगर शॉर्ट टर्म तक आऊं तो 6 कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं। तो उसमें जैसे लो ड्यूरेशन फंड है या शॉर्ट टर्म फंड है, उस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिले और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, तो एक कैटेगरी है इक्विटी सेविंग, जो बेसिकली एक हाइब्रिड कैटेगरी है जिसमें 20 या 25% पैसा जो है इक्विटी में जाता है और बाकी पैसा
आर्बिट्राज जो डेट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो मेजॉरिटी जो पैसा है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में है, और जो डेट पोर्शन है वो एक शॉर्ट टर्म डेट फंड की तरह ही यहाँ पे इसको हैंडल किया जाता है। तो मुझे लगता है वो एक ऐसी कैटेगरी है, स्पेशली अगर आपके पास अगर लमसम हो और 3 साल का समय हो, अगर थोड़ा सा रिटर्न आप फिक्स डिपॉजिट से बेहतर चाहते हो तो एक अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पे 2 या 3 फंड है मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कोटक इक्विटी सेविंग है, एक्सिस इक्विटी सेविंग या फिर SBI इक्विटी सेविंग। ये फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट है, और जैसे मैंने कहा एसेट एलोकेशन काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से होती है। तो अगर थोड़ा सा बेहतर रिटर्न चाहते हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी है, देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए इनको पैसा चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रख के चलें। बट अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो सिर्फ यही एक कैटेगरी है जो मुझे लगता है उनके टाइम होराइजन के लिए सूटेबल रहेगी। अच्छा, यहाँ पर तो आपने इनकी सलाह दे दी है, लेकिन अर्णव जी ऐसे बहुत सारे निवेशक होते होंगे जिनका अब तक इक्विटी में निवेश हुआ होगा, लेकिन अब शायद उनका कोई गोल पूरा हो रहा होगा और उनको पैसे निकालने होंगे। तो पैसे निकालने की भी तो रणनीति काफ़ी मायने रखेगी इतने उतार चढ़ाव के बीच, और इतनी महंगाई बढ़ने के बाद पता नहीं कुछ लोगों ने तो इन्फ्लेशन को भी क्या काउंट किया होगा या नहीं किया होगा, और अचानक से जब उनका कॉर्पस खड़ा हो गया है और महंगाई की मार, तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो सकता है बहुत लोगों के केसेस में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। बहरहाल गोल पूरा होने आया हो अगर, तो रणनीति क्या होनी चाहिए निवेश में से निकलने की? अगर आपका गोल पूरा होने को आया हो तो मेरे हिसाब से देखिए, आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद अगर पैसा इक्विटी में है तो थोड़ा बढ़ जाएगा तो मैं अपने गोल के या तो पास आ जाऊंगा या उसके ऊपर भी चला जाऊंगा। लेकिन साल 1.5 साल पहले ही आप धीरे धीरे करके पैसा निकाल के एक शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालते जाइए, क्योंकि वो सिक्योर हो जाता है और लास्ट मिनट की इक्विटी वॉलेटिलिटी पर आपका असर कोई नहीं पड़ता। तो ये एक अच्छा तरीका है कि रेगुलरली हर महीने जैसे जैसे गोल नजदीक आता जाए आप अमाउंट्स निकालते जाइए इक्विटी में, ताकि जो इक्विटी का एक्सपोजर का रिस्क है वो कम हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आपने एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है, लेकिन रिस्क उस समय वही है कि अगर लास्ट मिनट में कोई तकलीफ के कारण वहां पर 15-20% का नुकसान हो जाता है, यानी कि वो वैल्यू गिर जाती है, तो आपका गोल शायद इतनी मेहनत करने के बाद एंड में दूर रह जाएगा थोड़ा। तो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कीजिए, तो ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा और आपके गोल के लिए कॉन्फिडेंस भी देगा। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आप लोगों ने समय निकाला, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई है। और इसी के साथ ET मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर हम आपको बताने वाले हैं वहाँ पर आपके सवाल हम तक आप पहुँचाते रहेंगे। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं, 9619873567। यहाँ पर आप चाहे तो व्हाट्सएप टाइप करके भी अपना सवाल हमें दे सकते हैं, आप चाहे तो सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके ये वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम ये वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें इंतज़ार होगा आपके सवालों का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।